अस्सलाम वालेकुम। चबुर्जी चौक से ठोकर न्याज बेग की तरफ आएं तो 1.5 किलोमीटर के बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन के नीचे हिंदुस्तान के छठे शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी ज़ेबुन्निसा बेगम का मकबरा है। एक ऐसी बाकमाल खातून जो ना तो मुगलिया सल्तनत में हाकिम रहीं, ना ही आला ओहदों पे कब्ज़ा किया, लेकिन फिर भी नेकनामी और शोहरत ऐसी जो मुगलिया सल्तनत के तमाम शहजादे शहजादियों में से किसी को नसीब ना हो सकी। ज़ेबुन्निसा बेगम खूबसूरत ऐसी कि उसके दराज कद, स्याह गेसू और आफ्ताबी मुखड़े की तारीफ हर हिंदुस्तानी तारीखदान और मौर्रख ने की, लेकिन उसकी सीरत और इल्मो अदब के लिए उसकी काविशों का एतराफ़ तो बरतानवी कलमदानों ने भी किया। उनके मकबरे के मुतालिक मौर्रखीन में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ के बकौल वो दिल्ली में दफन हैं और कुछ कहते हैं कि यहाँ लाहौर में चबुर्जी चौक के करीब उनका ये मकबरा है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। खैर, इस पे तो हम आगे चल के बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं ज़ेबुन्निसा बेगम के अपनी शख्सियत और किरदार पे। 64 साल की उम्र पाई लेकिन शादी ना की। 4 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मिलता जो वो इल्मो अदब और महताजों की ज़रूरतें पूरी करने पे खर्च कर देती। मखलूक खुदा पे उनकी इस खामोश फयाजी का पोल तब खुला जब उनके वालिद औरंगज़ेब ने उनको कैद करवा दिया और वजीफ़ा भी बंद हो गया। तब वो हज़ारों लोग जो ज़ेबुन्निसा के दर से आसानियाँ लेने के लिए आते थे वो दरबदर हो गए। ज़ेबुन्निसा बेगम को अल्लाह ने कमाल हाफिज़ा अता कर रखा था। 3 साल की उम्र में कुरान मजीद पढ़ लिया और फिर 10 साल की उम्र में कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। कुछ मुअर्रिखीन का ये कहना है कि 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। हिफ्ज़ में उनकी उस्तादा हाफिज़ा मरियम थी, जिनको बादशाह सलामत ने बहुत इनाम इकराम से नवाजा इस खुशी में कि उनकी बच्ची हाफिज़ कुरान बन चुकी है। इसके बाद इब्तदाई दौर में उनके उस्ताद मुल्ला जीवन थे। उसके बाद के दौर में उस्ताद मुल्ला सईद से तालीम हासिल करती रहीं। ज़ेबुन्निसा फ़ारसी की बहुत बड़ी शायरा थी, लेकिन औरंगज़ेब के मुतालिक ये कहा जाता है कि उसे ये शेर व शायरी ज़्यादा पसंद न थी। वो एक मजहबी सा बंदा समझा जाता था और बड़ा सख्त गिर किस्म का मजहबी इंसान जो ऐसी चीज़ों को पसंद न करता था। लेकिन हाँ, ये भी कहा जाता है कि कभी कभार अपनी दरबार और महफिल में मुशायरा या गुफ्तो शनीद कर लिया करता था, लेकिन वो इसको नापसंद करता था। इसीलिए उसकी बेटी यानी ज़ेबुन्निसा बेगम भी उसके सामने ना तो शेर कहती और ना ही अपनी पसंदीदगी जाहिर करती। यही वजह है कि ज़ेबुन्निसा बेगम जब इस दुनिया से गईं तो उनके काफ़ी अरसा बाद उनके नाम की तहरीरें, उनका लिखा हुआ कलाम वो फिर उनसे मंसूब करके महफूज करने वालों ने दुनिया के सामने पेश किया। और हमें तो चूँकि फ़ारसी की इतनी समझ नहीं है, लेकिन मैंने जो बड़े अदीब और कलमकारों को पढ़ा तो उनके मुताबिक तो वो बहुत आला दर्जे की शायरा थी और फ़ारसी में ऐसे अशार कहती कि वो इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ पेश करती कि बंदा समझ नहीं पाता था कि ये किस तरफ बात कर रही हैं। लेकिन जिस तरह का उनका बचपन ही से तरबियत का अमल शुरू हो चुका था तो उससे यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी वो तमाम शायरी यकीनन आखिरकार इश्क़ हकीकी के लिए ही होगी। तालीम व ताल्लुम से इनको इतना लगाव था कि अपने बाप से जितने भी तोहफ़े, इनाम व इकराम और वज़ाइफ मिलते वो सारे के सारे ये तालीम व ताल्लुम और सीखने सिखाने के अमल पे ख़र्च कर दिया करती। जो जितने लिखने वाले अदीब लोग, अहले इल्म, उनके ऊपर ज़ेबुन्निसा बहुत ख़र्च करती और जो बच जाते फिर उनसे गरीबों की ज़रूरतें पूरा किया करती। ज़ेबुन्निसा की ज़िंदगी में दुश्वारियाँ तब शुरू हुईं जब उसका भाई अपने ही वालिद के ख़िलाफ़ बगावत पे उतर आया। मुगलिया दौर के ये भी बड़े अजीब किस्से रहे हैं कि बाप, बेटा, भाई, भतीजे सब एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे रहे। बाप और भाई की लड़ाई में ज़ेबुन्निसा ने भाई से अपना ताल्लुक़ ख़त्म ना किया और इन दोनों के दरमियान ख़तो किताबत जारी रही। कुछ अरसा बाद बादशाह सलामत को इन खतूत का इल्म हुआ और उन्हें पता चला कि मेरी बेटी ज़ेबुन्निसा अपने बागी भाई से राब्ते में है। बादशाह सलामत इस पे बड़े नाराज़ हुए और ज़ेबुन्निसा को
دہلی قلعہ میں قید کروا دیا۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اسی قید میں زیب النساء کا انتقال ہو گیا، لیکن کچھ کا ماننا ہے کہ اورنگزیب نے کچھ سال بعد اسے معاف کر دیا تھا، اور بعد میں اورنگزیب کے دربار میں جو بڑی بڑی تقریبات ہوئیں ان کا انتظام زیب النساء نے ہی سنبھالے رکھا۔ باپ سے قید ملنے اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے زیب النساء پہ کئی طرح کے الزامات بھی لگتے رہے، جس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان کا اور عاقل خان رازی کا معاشقہ چل رہا ہے، لیکن یہ تمام باتیں محض الزام ہی ہیں، کیونکہ نہ تو کبھی زیب النساء نے اس کا کوئی اقرار کیا اور نہ ہی اس الزام کے کوئی ٹھوس شواہد ملتے ہیں۔ 1702 عیسوی میں زیب النساء کا انتقال ہوا اور اسے دہلی میں دفن کیا گیا۔ مورخین میں سے نصف یہ مانتے ہیں کہ ان کا مقبرہ دہلی میں ہے اور باقی یہ کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں دفن ہے۔ ان تمام کی جو باتیں میں نے سنی ہیں ان میں مجھے تو زیادہ پختہ بات دہلی کی معلوم پڑتی ہے، لیکن وہاں بھی کہتے ہیں کہ اب کسی قبر کا نشان نہیں ہے، کیونکہ انگریزوں کی جانب سے بچھائی گئی ریلوے لائن منصوبے کے اندر اس قبر کا نشان بھی مٹ گیا، وہ قبر جو زیب النساء کی پہلی قبر بتائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اسی وقت کسی نے زیب النساء کی قبر کو لاہور منتقل کرنے کے لیے کوئی محنت کی ہو، یا پھر لاہور کا یہ مقبرہ ہی زیب النساء کا اول مدفن ہو۔ یہ بحث تو تاریخ دانوں کے درمیان چلتی رہے گی، لیکن اتنا ضرور جان لیجئے کہ یہ وہ جگہ ہے جو زیب النساء کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ لاہور چبرجی کا یہ علاقہ بہت بڑے باغ پہ مشتمل ہوا کرتا تھا، جو کہ جہاں آرا بیگم جو اورنگزیب عالمگیر کی بہن تھی، اس کے بعد اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ جگہ زیب النساء کی ملکیت میں آئی۔ مقبرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے وہاں مقبرے کی ہر جانب کھڑے ہو کے اس شہزادی کے لیے دعائے خیر کی، وہ شہزادی جو اپنے دین کی ترویج، اہل علم اور فن کی قدر کرنے والی اور بے سہاروں کا سہارا تھی۔ زیب النساء نے اس نام کو بھی ایک ایسی پہچان دی کہ اس کے بعد کئی نامور لکھنے والے، کئی آرٹسٹ اسی نام کے ساتھ سامنے آئے اور آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔